हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेलर। तो साउथ कोरिया ने कहा है कि वो एक ऐसा आयरन डोम बनाएगा कि जो कि इजराइल से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। तो आप सभी जानते हैं कि इजराइल जो है वो डिफेंस के सेक्टर में बहुत आगे है, उसके पास एडवांस टेक्निक्स हैं। लेकिन साउथ कोरिया ने अब ऐसा कहा है कि जो आयरन डोम इजराइल का है, जो इजराइल आयरन डोम इस्तेमाल करता है, उससे भी ताकतवर जो आयरन डोम साउथ कोरिया बनाएगा वो होगा। तो आखिर ऐसा क्यों कहा है साउथ कोरिया ने, और साउथ कोरिया को क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो आयरन डोम बनाए? आप जानते हैं कि हमास से लड़ने के लिए इजराइल को आयरन डोम की आवश्यकता है, लेकिन साउथ कोरिया के दुश्मन कौन है? तो साउथ कोरिया को क्यों ज़रूरत है, इसकी हम बात करेंगे। पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मैं स्टोरीज़ लेके आया हूँ। आप इसको सिर्फ स्टोरी की तरह सुनिए तो अपने कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए। और एक अच्छी सी यात्रा, एक लंबी सी यात्रा स्टोरीज़ की है, तो उसमें आप चलिए हमारे साथ। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप आराम से इसको सुनिएगा, वीडियोज़ को, एकदम दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा धैर्य रखिएगा, आपको स्टोरीज़ पूरी समझ में आएंगी और बहुत ही औसम स्टोरीज़ हैं। तो आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख सकते हैं, अल जज़ीरा का है। तो वाई साउथ कोरिया इज़ डेवलपिंग एन इजरायली स्टाइल आयरन डोम। तो क्यों आयरन डोम बना रहा है साउथ कोरिया? तो यहाँ पर एक आप र्यूटर्स का भी आर्टिकल देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल देख सकते हैं। तो हम इस लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो हम बात करेंगे कि आखिर आयरन डोम होता क्या है। ये उनके लिए जो कि आयरन डोम के बारे में कुछ नहीं जानते, तो उनसे भी हम इनको आयरन डोम से भी परिचित करा देंगे। तो हम बात करेंगे कि साउथ कोरिया आयरन डोम क्यों बना रहा है, और हम बात करेंगे हिस्ट्री की कि उसके दुश्मन कौन कौन है। तो उसमें एक आता है टर्म कोरियन वॉर, और जापान की एक्विजिशन की बात है। और भी कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे जो कि आपको, आपके अंदर की जिज्ञासा को बाहर लाएंगे, आपके लिए रोचक होंगे वो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जिस चीज़ की, जिस मशीन की तस्वीर दिख रही है, उसी को हम कहते हैं आयरन डोम। तो आप इसको अपनी नज़रों में बसा लें क्योंकि इसी की बात होने वाली है। तो आयरन डोम आप देख सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है। आखिर ये काम कैसे करता है? तो आप देख सकते हैं कि एक मिसाइल इससे निकलती हुई दिखाई दे रही है आपको। तो अब आप कहेंगे कि ये क्या वही मिसाइल विसाइल मारने वाला सिस्टम है क्या? तो आपको बता दूं कि आयरन डोम जो होता है एक डिफेंस सिस्टम है। तो अब आप इसको देखिए कि काम कैसे करता है। अगर मैं आपको समझाऊं, तो अगर मान लीजिए अगर दुश्मन का रॉकेट इधर है, जैसे कि अगर कोई और दुश्मन देश है या दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपके ऊपर रॉकेट फायर करती है अगर, तो मान लीजिए इधर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर इसने रॉकेट इधर से फायर की, तो ये हवा में ही उसको मार कर ख़त्म कर देता है। तो ये काम कैसे करेगा? तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले एनिमी रॉकेट फायर करेगा, तो जो आयरन डोम का सिस्टम रहेगा वो उसको हवा में ही ट्रैक कर लेगा। राडार जो होंगे आयरन डोम में जो लगे होते हैं, वो उसको ट्रैक करेंगे और एक पोजीशन बताएंगे कि एस्टिमेट पॉइंट होगा कि वो किस पाथ से जो मिसाइल्स आ रही हैं वो किस पाथ को फॉलो करते हुए आएंगी हमारे एरिया में। तो एक इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ेगा जो कि उससे जाके टकराएंगी और वो हवा में ही एक्सप्लोड हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो मिसाइल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये जो मिसाइल्स ये छोड़ता है आयरन डोम, उसको हम इंटरसेप्टर मिसाइल्स कहते हैं, जो कि हवा में जाके उसको मार देती हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि आयरन डोम हमारे होने वाले, हम पर होने वाले किसी भी हमले से हमको बचाता है। तो इसराइल के पास एक आयरन डोम है, आप जानते हैं, जिसने हमास जब भी हमले करता था अपनी तरफ से मिसाइल्स को, तो इसराइल ने अपने आयरन डोम का इस्तेमाल किया था अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयरन डोम इज़ अ डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट आर्टिलरी रॉकेट्स, सेल्स एंड मोटार्स। और ये 70 किलोमीटर के रेंज में आने वाली मिसाइल्स को ट्रेस कर सकता है। तो इसकी जो रेंज होती है, मतलब रेडियस रेंज होती है, वो 70 किलोमीटर की होती है। और ये डिपेंड करता है कि आयरन डोम किस क्वालिटी का है, कितनी रेंज है उसकी, तो वो डिफ़र भी करता है। एडवांस्ड है, अपग्रेडेड है, तो 70 किलोमीटर से ऊपर भी हो सकती है इसकी रेंज। तो आशा करता हूँ कि अब आयरन डोम आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर इसकी कुछ और बात करें तो ये 90% तक सक्सेसफुल है। मतलब कि अगर 100 मिसाइल्स आ रही हैं तो वो 90 मिसाइल्स को वो टैकल कर लेगा। और ये ऑल वेदर ऑपरेशन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जाड़े का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, सब में काम करेगा। एक कोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, हाई प्रोटेक्टिव फुटप्रिंट्स है, जो थ्रिड्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। प्रोटेक्टेड मतलब कि हमारे एरिया में अगर वो गिरने वाला है उसके पहले ही उसको मार कर वो गिरा देगा आयरन डोम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आयरन डोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसराइल के लिए। लेकिन साउथ कोरिया अपना आयरन डोम खुद बनाएगा। तो अगर आप मैप में देखें तो आप जानते हैं कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के नीचे पाया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि साउथ कोरिया का एरिया ये है। तो आप देखेंगे साउथ कोरिया के पास में जापान है, और इधर येलो सी है, उसके ऊपर चाइना है इधर, और ऊपर उसके नॉर्थ कोरिया है। यहाँ पर उसके 3 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो पास में उसके, आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो उसने कहा है, साउथ कोरिया ने कहा है कि ये जो आयरन डोम वो खुद का बनाने जा रहा है, वो 2035 तक कंप्लीट कर लेगा। और इसके लिए 2.6 बिलियन का एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया गया है।
तो 2.6 बिलियन का प्रोजेक्ट भी इसके लिए लॉन्च कर दिया गया है और 2035 तक ये इसको बना लेगा। तो जो इसकी लॉन्चिंग की अपग्रेड न्यूज़ दी गई है वो उन्होंने दी है डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है साउथ कोरिया की, कि वो 2035 तक इसको बनाकर एकदम रेडी कर लेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे कि तब तक साउथ कोरिया की रक्षा कौन करेगा, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। एक थर्ड मिसाइल है जो यूएसए से साउथ कोरिया ने इंपोर्ट की है, तो वो उसकी रक्षा कर रही है अभी, जो डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगी साउथ कोरिया के लिए। लेकिन थर्ड मिसाइल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या है कि साउथ कोरिया को अपने दुश्मनों से, यानी दुश्मन कौन है उसका। तो अभी तो जापान की बात करें, पहले हम इसके नेबरिंग कंट्रीज में आप देखेंगे कि चाइना है, नॉर्थ कोरिया है और जापान है। तो अगर हम बात करें जापान की, तो जापान आज आप देखेंगे तो एक मित्र राष्ट्र की श्रेणी में आता है। आप उसको देख कर आप ये नहीं कहेंगे कि वो किसी के ऊपर अटैक, आप देखते नहीं होंगे कभी भी कि जापान किसी युद्ध में शामिल होता है आज के इस मॉडर्न एरा में। लेकिन ऐसा नहीं है। जापान के बारे में अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो जापान ने भी बहुत सारे, जैसे कि आप हिटलर को जानते हैं उसकी क्रूरता के लिए, तो जापान भी कभी बहुत क्रूर हुआ करता था। तो आपने एक डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। तो जापान के साथ ये कहावत बहुत ही फिट बैठती है, डायलॉग जापान के ऊपर बहुत सही बैठता है। तभी आप कहेंगे यार क्या बात कर रहे हैं सर आप, जापान के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। तो लेकिन जब मैं आपको हिस्ट्री में एक गोते लगा के निकालूंगा तो आप कहेंगे हाँ बात तो सही है। तो जापान की बात करते हैं, तो आप ये देखेंगे सी ऑफ जापान जो है, इसका नाम सी ऑफ जापान है। तो ये यहाँ पर जापान के पास जो ये सी है उसको जापान सी के नाम से जाना जाता है, और ये साउथ कोरिया यहाँ पर स्थित है। तो ये दोनों के इंटरेस्ट को साझा करता है। तो ये बात है बहुत पहले की। अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि 1942 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से पहले तक, जो साउथ पैसिफिक पैसिफिक ओशन था, जो सी ऑफ जापान आपको मैं दिखा रहा था, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था जापान ने पूरी तरीके से। और यहाँ तक नहीं, जापान ने तो चाइना में भी वो इन्वेट कर चुका था। और वो साउथ कोरिया, जो कि उस समय कोरिया जो था वो डिवाइड नहीं था, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में डिवाइड नहीं था, तो जापान ने कोरिया का पूरा कब्जा कर दिया था। तो आप जानते हैं कि अगर कोई पुरानी यादें होती हैं, जैसे कि अब जापान ने कोरिया के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, तो कोरिया अब तो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन अब कोरिया चाहेगा कि आगे कभी ऐसा चीज़ ना हो। तो इसीलिए वो आयरन डोम बना रहा है। क्यों? क्योंकि आयरन डोम, अब मैं आपको बताऊं कि आयरन डोम जो है वो हमास की जो रॉकेट्स थी वो बहुत छोटी होती थी, तो उससे इजराइल का आयरन डोम तो उनको बचा सकता है। लेकिन अगर कभी जापान साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर देता है, तो आप जानते हैं कि जापान के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उसकी जो रॉकेट्स होंगी वो पटाखों वाली नहीं होंगी, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होंगी। तो उससे बचने के लिए उसको एडवांस आयरन डोम चाहिए, तो इसीलिए वो एक ऐसा आयरन डोम बना रहा है जो कि इजराइल से भी ताकतवर होगा। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है कि जो कोरिया है वो जापान से, उसके रिश्ते तो अभी अच्छे हैं, लेकिन हिस्ट्री में क्या हुआ था जिसकी वजह से साउथ कोरिया अपने आप को फुल ट्रू रेडी करना चाहता है। तो जो कोरिया था उसके ऊपर जापान ने 1894 से ही उसके ऊपर इन्वेजन करना शुरू कर दिया था, मतलब उसके अंदर धीरे धीरे उसके एरियाज़ को कवर करना शुरू कर दिया था। तो 1910 आते आते जो जापान के एम्परर थे, जो जापान का एम्परर था, उसने कोरिया के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। और कब्जा होने के बाद 1945 तक ये कब्जा रहा था। तो आप सोचिए कि 35 साल तक कोरिया जो था वो जापान के अंडर में था। लेकिन अब आप कहेंगे कि जापान के अंडर में था तो ऐसा क्या है कि जो कोरिया है उसके लिए बहुत दिक्कत थी, क्या हुआ था उस अंडर एरिया में, मतलब उस एज ऑफ एरा में क्या हुआ था, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो आखिर ये हटा कैसे, जापान जो था वो 35 साल तक कोरिया पे राज करने के बाद कैसे हटा। तो वो 1937 में सेकेंड साइनो जापानीज वॉर हो गया, मतलब कि जो जापान था वो घुस गया चाइना में, चाइना में उसने इन्वेजन कर दिया, तो उसका युद्ध हो गया, वो चाइना से भी उसका युद्ध होने लगा, जिसकी वजह से उसको टू फ्रंट वॉर झेलना पड़ रहा था। मतलब उधर साउथ कोरिया में भी वो एंट्री कर चुका था और चाइना में भी एंट्री कर चुका था, तो चाइना से भी उसको युद्ध का सामना करना पड़ रहा था। और फिर उसी टाइम जो आप जानते हैं कि 1945 आते आते तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, और उसी टाइम जो था जापान के ऊपर 2 बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। बॉम्ब ब्लास्ट क्या, आप उसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए गए। तो आप जानते हैं कि हिरोशिमा एंड नागासाकी में उस टाइम 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, जिसकी वजह से जापान पूरी तरीके से दहल गया था उस समय एटॉमिक बॉम्ब से। तो आप जानते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब कितनी तबाही लाता है। तो उस टाइम जो एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे उनका नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। तो हिरोशिमा एंड नागासाकी में गिराए गए थे। तो उसके बाद जापान जो था उसका कंट्रोल कोरिया के ऊपर से हट गया। तो आप देख सकते हैं कि
ये था कि कोरिया के ऊपर उसने 35 साल तक राज किया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के कारण ये सब जो हुआ, चाइना के साथ युद्ध हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरने के कारण उसने साउथ कोरिया को छोड़ दिया। लेकिन जितने साल वो वहाँ रहा, उतने साल जो उसने कोरिया के साथ किया जापान ने, वो कोरिया के लिए बहुत ही दर्दनाक था। वो कोरिया उसको कभी भूल नहीं पाया अभी तक। तो अभी ये मैं आपको एक बात बताऊं कि साउथ कोरिया में एक लिया गया थी, रिपोर्ट ली गई थी। तो साउथ कोरिया में एक रिपोर्ट ली गई कि आप बताइए कि आप जापान को पसंद करते हैं। तो साउथ कोरिया में 69%, सॉरी 79% लोगों, यानी 79% लोगों ने कहा कि वो जापान से हेट करते हैं, यानी कि 4 आउट ऑफ 5 पीपल हेट्स जापान। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जापान जब साउथ कोरिया में, यानी कोरिया जो कि उस टाइम डिवाइड नहीं था नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में, तो जापान जब कोरिया में रूल कर रहा था तो उस समय उसने कोरियन लैंग्वेज को बोलने के लिए बंद करा दिया था। कोरियन, ऐसे कि कोरियन स्क्रिप्चर्स आप नहीं पढ़ सकते थे, वहाँ पर जापानीज़ फोर्स करके लोगों को पढ़ाई जाती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्राइम कर दिया गया था कि भैया जो जापानीज़ गवर्नमेंट अप्रूव करेगी टेक्स्ट, यानी कि जो बुक जापानीज़ गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, सिर्फ आप वही पढ़ सकते हैं। जो कोरियन की हिस्ट्री थी, मतलब 2 लाख, आप देख सकते हैं कि 2 लाख कोरियन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया। तो अब बताइए कि अगर आपकी हिस्ट्री मिटा दी जाए तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? गुस्सा तो ऑब्वियस है कि आना। जो हिस्ट्री, जो जापान, जिसके ऊपर आपको गर्व होता है, भारत की हिस्ट्री जिसके ऊपर आपको गर्व होता है, लेकिन उस समय मीडिया, सोशल मीडिया तो थी नहीं कि उसको ऑनलाइन स्टोर कर दिया जाता था, उसको बुक्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता था। तो जापान ने 2 लाख बुक्स भी जला दी और लगभग 1 लाख जापानीज फैमिलीज़ को उसने कोरिया में ही सेटल कर दिया। और वो फोर्स्ड वर्शिप कराता था, मतलब कि जो जापानीज़ गॉड थे उनकी वर्शिप कराता था। मतलब उनकी जो मतलब उनके जो कल्चर था उसकी उसकी पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाता जा रहा था जापान, और अपने कल्चर को उनके ऊपर थोपता जा रहा था। और सबसे बुरी बात तो थी कंफर्ट वुमेंस। तो प्रोस्टिट्यूशन उस टाइम जो था, वो जापान जो था वो फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन कराता था। वो अलग अलग एरिया से उस टाइम जितना जापान ने कैप्चर कर लिया था, वहाँ वहाँ से वो वुमेंस को लाता था और सेक्स स्लेव्स बना के रखता था। तो वहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1932 से 1945 में चाइना से और अदर कंट्री से मिलिट्री सेक्स स्लेव्स बनाने के लिए लड़कियों को उठाया है, मतलब ख़रीद लिया एक तरीके से। मतलब उनके कोई भी राइट्स नहीं होते थे, उनको कंफर्ट वुमेंस के नाम से जाना जाता था। और लगभग अगर हम डेटा की बात करें तो 50,000 से 2 लाख कंफर्ट वुमेंस को ख़रीदा गया था कोरिया से। तो आप देख सकते हैं कि एक हीनियस क्राइम ही है कि वुमेंस को ख़रीद के एक तरीके से स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था और उनको प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स में भेजा जाता था जो कि मिलिट्री के अंडर आते थे। तो मिलिट्री प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स में उनको भेजा जाता था। और इसकी आप देख सकते हैं कि 2 लाख कोरियन विक्टिम्स भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मर कंफर्ट वुमेंस हैं, वेट अ मिनट, ओके, सो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, सॉरी फॉर द ग्लिच। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुरानी कंफर्ट वुमेंस हैं वो जापान के खिलाफ रैली भी निकालती हैं साउथ कोरिया में। आप देख सकते हैं 2013 की एक पिक है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरीके से, पूरी तरीके से जापान ने साउथ कोरिया के ऊपर टॉर्चर ही किया था, उसके ऊपर बुरी बुरी तरीके से इम्पैक्ट आया था। तो 35 साल साउथ कोरिया यानी कोरिया के लिए बहुत ही बुरा था। अब बात करें कि जो प्रिजनर्स थे, जो कि साउथ कोरिया में या कोरिया में जो प्रिजनर्स थे, जो जापान कैप्चर कर लेता था उनको, जो उनके खिलाफ बोलता था या उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था, तो उसके टॉर्चर कैसे करते थे। तो अभी तो आपको जापान सीधा लगता है, लेकिन जो उसके टॉर्चर टेक्निक्स थे वो हिटलर से भी कम नहीं थे। तो अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसको भैया खून खराबे से डर लगता है वो अगले 30-40 सेकंड स्किप कर ले, क्योंकि शायद वो न जान पाए, मतलब वो सुन ना पाए ये चीज़ें जो कि बहुत ही दर्दनीय होती थी। तो अगर मैं बात करूँ कि जापान कैसे टॉर्चर करता था, तो मैं बताऊँ कि जैसे कि जो मेल प्रिजनर्स होते थे वो उनके प्राइवेट पार्ट्स को कट करके उनके मुंह में डाल के उनको सिल देता था। और दूसरा बात करें तो वो जिंदा प्रिजनर्स के फ्लेश मास्क को, मतलब कि जिंदा प्रिजनर है, जिंदा ही है, लेकिन उनका बॉडी पार्ट्स को कट कर देना। जो डॉक्टर्स थे वो, जैसे मान लीजिए अगर इंसान जिंदा है उसको कोई एनेस्थीसिया नहीं देंगे, उनके बॉडी पार्ट्स को कट करके जिंदा ही किडनी लीवर ये सब निकाल लेते थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना दर्दनाक होता था। और मतलब कि क्रूरता की हद देखिए, वो ह्यूमन के ब्लड में एनिमल ब्लड को मिलाते थे। जैसे कि एक वहाँ पर मैं डेटा पढ़ रहा था हिस्टोरिकल, तो उसमें उसने दिखाया था कि मतलब कि वो ह्यूमंस के अंदर हॉर्स के ब्लड को इंजेक्ट कर देते थे। और वहाँ पर मास किलिंग्स तो एकदम होती ही रहती थी। वहाँ पर मान लीजिए 2 मिलिट्री के ऑफिसर्स थे तो उनके बीच में ऐसी शर्त लगती थी कि भैया कौन कितने गले काटेगा।
तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। और वहाँ पर सोल्जर्स जो थे वो फीमेल प्रिजनर्स जो होती थी उनको फोर्सफुली प्रेग्नेंट कर देते थे, ताकि वो उनके ऊपर स्टडी कर सकें कि प्रेग्नेंट वोमेन एंड फीटसेस के ऊपर वो स्टडी करने के लिए उनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट कर देते थे। और जो आप जानते हैं कि एक्सरे जो आज हम निकालते हैं अपने बॉडी का एक्सरे निकालते हैं बोन्स को देखने के लिए, तो वो एक लिमिटेड रेज होती हैं जिससे हमारी बॉडी का एक्सरे आता है। लेकिन वो एक्सरेज की इंटेंसिटी बढ़ा के उनके अंदर प्रिजनर्स को डालते थे जब तक कि वो मर न जाए। तो अगर एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो बॉडी पूरी तरीके से जल जाती है, झुलस जाती है। तो इसी तरीके से होता था, उनको ज़िंदा जलाया जाना, क्रूसीफाइड करना यानी कि सूली चढ़ा देना, ऐसी चीज़ें वहाँ जापान प्रिजनर्स के साथ करता था। लेकिन आज आप देखते हैं कि वो बहुत ही शांत स्वभाव का हो गया है। तो 1945 में ये सब कोरिया के साथ हुआ। तब कोरिया को भी ये चाहिए कि भैया जो पुराने ज़माने में उसके साथ हो गया है वो कभी भी फिर से दोहराया ना जा सके, इसीलिए उसके पास भी डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए वो आयरन डोम को बना रहा है। तो और एक भी बात कह दूं कि जब 1945 के बाद कोरिया से जापान हट गया तो उसने कईयों बार कोरिया से माफ़ी मांगी है। तो जापान एपोलाइजेस टू साउथ कोरिया फॉर डिकेड्स ऑफ कॉलोनियल रूल। जो उसने 35 साल वहाँ पर रूल करके जो चीज़ें बर्बाद की, जो चीज़ें वहाँ पर नष्ट की, उसके लिए जापान कई बार माफ़ी भी मांग चुका है। लेकिन आप जानते हैं कि जख्म इससे तो नहीं भरते, क्योंकि उसने जो नुकसान किया था वो तो साउथ कोरिया कभी भूलेगा नहीं। इसीलिए आप जानते हैं कि जो डेटा अभी मैंने आपको पहले दिखाया कि 79% ऑफ साउथ कोरियन पीपल हेट्स जापान। और वहाँ पर एक डेटा मैंने और भी पढ़ा था कि मतलब कि अभी कुछ दिन पहले 3-4 साल हो गया, कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूँ, इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि 3-4 साल पहले एक साउथ कोरियन आदमी ने अपने आप को आग लगा ली थी खुद को, जापान के खिलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हेट है साउथ कोरिया के अंदर जापान के लिए। तो एक तरीके से ये चीज़ें हैं। तो अब ये चीज़ें हो गई, अब आगे क्या हुआ उसके बाद फिर नॉर्थ कोरिया से क्यों झगड़े हैं इसके, साउथ कोरिया के नॉर्थ कोरिया से क्या झगड़े हैं। तो मैं बताता हूँ कि जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, जो जापान है वो साउथ कोरिया से बाहर आ गया, यानी कोरिया से बाहर आ गया, तो उसके बाद मैं आपको मैप दिखाता हूँ। तो उस टाइम जो सुपर पावर्स थी, उस टाइम वर्ल्ड में सुपर पावर्स कौन कौन थी, उस टाइम सुपर पावर यूएसएसआर और अमेरिका था। तो उस टाइम यूएसएसआर एंड अमेरिका ने कहा कि भैया कोरिया को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और 38 पैरेलल जो उसके बीच की डिवीज़न लाइन होगी वो 38 पैरेलल होगी, यानी 38 डिग्री लैटिट्यूड। जो नॉर्थ कोरिया था उसको सपोर्ट किया यूएसएसआर ने, और जो साउथ कोरिया था उसको सपोर्ट किया अमेरिका ने। तो वो सब चीज़ें चल रही थी। अब उसके बाद कौन रूलर आया मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो साउथ कोरिया था, तो आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि वहाँ पर साउथ कोरिया में कौन था। एंटी कम्युनिस्ट डिक्टेटर सिंगमैन री थे। ओके, 1875 से 1965 तक वहाँ पर उनका शासन चला। तो वो सपोर्ट था उनके पास अमेरिकन गवर्नमेंट का साउथ कोरिया में। और नॉर्थ कोरिया की बात करें तो कम्युनिस्ट डिक्टेटर किंग इल संग थे, यही किंग जोंग उनके पप्पा हैं ये। तो उन्होंने 1912 से 1994 तक वहाँ पर उनका शासन था। और मतलब यहाँ पर वो लोग सबका सपोर्ट मिल रहा था, मतलब नॉर्थ कोरिया को सोवियत का सपोर्ट मिल रहा था और साउथ कोरिया को अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा था। तो फिर 1950 आते आते जो नॉर्थ कोरिया था वो साउथ कोरिया में घुस गया। तो आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया की सेना जो थी वो उस समय भी ताकतवर थी और अच्छी सेना थी उसके पास। तो ये आप देख सकते हैं कि फेजेस ऑफ कोरियन वॉर की, कोरियन वॉर में कैसे क्या क्या हुआ, तो वो मैं बात करता हूँ। तो आप देखेंगे फर्स्ट फेज़ में जो नॉर्थ कोरिया था वो साउथ कोरिया में पूरी तरीके से घुस चुका था। उसने पूरी तरीके से 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर दिया। और आप देख सकते हैं कि 38 पैरेलल पहले यहाँ हुआ करता था, उसको वो क्रॉस करते हुए साउथ कोरिया के अंदर पूरा घुस आया, और सिर्फ पुसान नामक जगह जो थी वो साउथ कोरिया के हिस्से में बची थी। तो उसके बाद आप जानते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया था वो तो यूएसएसआर के सपोर्ट में था, लेकिन जो साउथ कोरिया था उसके साथ अमेरिका था। तो अमेरिका ने जो यूएन थी, यूएन असेंबली, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया। तो फिर वहाँ पर एक 21 कंट्रीज़ का एक कोलिजन बना और यूएन ने अपनी सेना को साथ में भेजा। तो इधर साउथ कोरिया जो थी वो यूएन के सेना के साथ और अमेरिका के सेना के साथ, अमेरिका के कमांडर के साथ उनके सुपरविज़न में नॉर्थ कोरिया के ऊपर उसने हमला कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के अंदर कैसे ये 38 पैरेलल है यहाँ पर कुछ, और साउथ कोरिया इस बार नॉर्थ कोरिया के अंदर घुस गया। तो लेकिन वहाँ पर एक यालू रिवर थी जो चाइना के बॉर्डर पे थी। तो ये एडवाइस किया गया था कि भैया आप यालू रिवर को क्रॉस मत करिएगा, क्योंकि आप चाइना से भी झगड़ा मोल ले लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो अमेरिकन कमांडर थे वो जोश जोश में आके चाइना में भी घुस गए। अब चाइना में घुसने के बाद चाइना भी इस युद्ध में कूद गया।
चाइना के इस युद्ध में कूदने के बाद जो यूएन की फोर्सेस थी वो पीछे आने लगी। अब साउथ कोरिया जो था वो इतना फिर से सिमट गया। तो अब ऐसा हुआ कि भैया ये देखिए अब ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, अब ऐसे युद्ध हमको नहीं करने हैं। तो जो उस टाइम जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ट्रूमैन, उन्होंने कहा कि भैया जो मैक आर्थर हैं, जो उस टाइम कमांडर थे अमेरिका के, तो उनसे कहा कि भैया आप सब चीज़ रोक दो, अब हम बात करेंगे शांति वार्तालाप से। ऐसी चीज़ें तो अब बहुत ही दिक्कत हो रही है, वॉर होता रहेगा, कोई मतलब नहीं होगा, तो हमको वार को शांत करने की ज़रूरत है। तो मार्च 1951 में उन्होंने एक लेटर भेजा जोसेफ मार्टिन के, जो कि चाइना के एक रिपब्लिकन लीडर थे। तो उन्होंने मार्क आर्थर का सपोर्ट उनको मिला और एक तरीके से वॉर शांत हुआ। तो उसके बाद एक सेटलमेंट पे पहुंचा और उन्होंने एक आर्मिस्टाइज साइन किया 27 जुलाई 1953 पे। उसके बाद एक डीमिलिटराइज्ड जोन बना दिया गया भैया कि ये एक डीमिलिटराइज्ड जोन रहेगा नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में, यहाँ पर कोई भी मिलिट्री नहीं होगी। तो जो डीमिलिटराइज्ड जोन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का, वो अभी तक का सबसे चौड़ा और सबसे लंबा डीमिलिटराइज्ड जोन है। तो अभी अब नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, तो आपने देख लिया कि नॉर्थ कोरिया भी साउथ कोरिया का एक दुश्मन रह चुका है। और आप जानते हैं कि किंग जोंग उन जो है भैया इस टाइम वहाँ का डिक्टेटर है, और उसके सनकीपने से तो आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। अभी कभी मन किया तो भैया उसने कहा कि चलो आज बर्थडे, आज पटाखे जलाते हैं, तो साउथ कोरिया पे ही मिसाइल्स दाग देगा। तो भैया साउथ कोरिया को भी तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेल्फ इंडिपेंडेंट अगर आप रहते हैं तो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अगर वो इजराइल से एडवांस्ड आयरन डोम खरीद भी लेता है तो उसकी एक डिपेंडेंसी इजराइल पर रहेगी, लेकिन अगर वो खुद बना लेता है तो उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं रह जाएगी। तो वो साउथ कोरिया इसीलिए चाहता है कि वो खुद का एक आयरन डोम बनाए। और अभी जो कुछ दिन की पहले की अपडेट है कि तो नॉर्थ कोरिया ने अपने 1000 आर्टिलरी पीसेस को और मिलिट्री जो उसकी है उसको इस डिमिलिटराइज्ड जोन की जो डिमार्केशन लाइन है इसके आसपास यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। तो एक तरीके से साउथ कोरिया के लिए चिंता का विषय है। तो इसके लिए अब जो साउथ कोरिया है उसने एक रिजल्ट लिया है, एक एडवांस स्टेप लिया है कि वो भी अपना एक आयरन डोम बनाएगी। और आप जानते हैं कि जो चाइना के साथ ऐसा क्यों है कि चाइना के साथ साउथ कोरिया की क्या दिक्कत है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर येलो सी है, जो ये बीच का येलो सी है, वो चाइना और साउथ कोरिया दोनों के इंटरेस्ट को साझा करता है। तो आने वाले दिनों में कभी अगर चाइना के साथ वॉर होता है तो वो चाइना भी अपनी नेवी से कुछ मिसाइल्स दाग सकता है। तो उस कंडीशन में भी साउथ कोरिया को फुल ट्रू रेडी रहना है। तो फ्यूचर को देखते हुए साउथ कोरिया ने ये डिसीजन लिया है कि भैया वो भी अपना आयरन डोम बनाएगा। लेकिन अब ये भी बात है कि अगर इजराइल से वो आयरन डोम लेता तो क्यों दिक्कत रहती। तो इजराइल से आयरन डोम लेने में ये दिक्कत रहती है कि इजराइल का जो आयरन डोम है वो प्लेन सर्फेसिस पे काम करता है। इसराइल का जो आयरन डोम है वो प्लेन सर्फेसेस पे काम करता है। आपने देखा होगा इमेजेस कि वो प्लेन सर्फेस पे आराम से रह के काम कर दिया जाता है। लेकिन जो साउथ कोरिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो ऐसी नहीं है कि वो प्लेन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहाड़ों जैसा स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको लाइन दिखाऊँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको पिक्चर दिख रही है डीमिलिटराइज्ड जोन के आसपास की है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने पहाड़ जैसा एरिया है। तो वहाँ पर आयरन डोम इजराइल का बना हुआ काम नहीं करेगा। तो वहाँ पर इजराइल द्वारा आयरन डोम जो बना है वहाँ तो वो काम नहीं करेगा, तो साउथ कोरिया अपना आयरन डोम बनाएगी जो पहाड़ों में भी काम कर सके। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि भैया कि जब तक खुद का आयरन डोम नहीं बन जाता है साउथ कोरिया का 2035 तक, तब तक इजराइल के आयरन डोम तो वो मंगा नहीं रहा है। तब तक उसके पास क्या है डिफेंस सिस्टम के लिए। तो अगर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो अभी उसके पास थार्ड इंटरसेप्ट मिसाइल है। तो थार्ड जो है उसने यूएसए से मंगाई है। तो अगर थार्ड की स्पेसिफिकली उसके बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस होता है। तो आप देख सकते हैं कि थार्ड जो है वो साउथ कोरिया के पास है अभी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो साउथ कोरिया है उसने ये जो स्टेप लिया है उसको डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर 2.6 बिलियन डॉलर जो है उसमें लगाया गया है, इसको बनाने के लिए उसको अप्रूवल मिला है इतने बजट का। तो आप जानते हैं कि एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा है, और उसकी कंट्री की ओवरऑल बजट को देखा जाए, उसकी जीडीपी को देखा जाए तो इसीलिए वहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं कि भैया तो कंट्री की डेवलपमेंट को सोचो ना, क्यों इतना ज़्यादा इस एरिया में पैसे खर्च कर रहे हो। लेकिन साउथ कोरिया जो कर रहा है वो अपने डिफेंस स्तर और फ्यूचर को देखते हुए कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा, आपको स्टोरी समझ में आई होगी कि कितने दुश्मन हैं साउथ कोरिया के। जापान हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। तो इन सारे दुश्मन जो अभी दुश्मन तो नहीं है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, उसके लिए साउथ कोरिया खुद को अपने आप को तैयार करना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि उसका खुद का आयरन डोम हो। तो आशा करता हूँ कि आपको एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।